Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो मेनली ये 2018 का मेन एग्जाम का पेपर है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास मेनली 3 सेक्शंस के अंदर मेनली पेपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमें दिए होंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको मिलेंगे इस प्रकार से। थोड़े से पिक है इसलिए थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस। एंड देन यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड देन ये आपके जो बड़े वाले क्वेश्चंस है जिसके अंदर मेनली 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये तो मेनली पेपर का पैटर्न था। अब इन क्वेश्चंस को अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली किस टाइप से पूछे जाते हैं और क्या इनके आंसर रहेंगे, ठीक है। तो 2018 का सॉल्यूशन अवेलेबल है इसके अंदर पीडीएफ के अंदर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का, डिफाइन वेब माइनिंग। वेब माइनिंग की जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया, इतना आपको रिक्वायर्ड नहीं है ना। वर्ड लिमिट जब वो 50 वर्ड्स की रहती है तो आप लोग लगभग वर्ड 50 के अंदर खत्म करना होता है आपको। तो 30 to 50 वर्ड्स का आप है ना 1 या 2 लाइन तक आप आंसर दे सकते हैं। तो वेब माइनिंग की डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है देखो व्हाट इज OLAP। तो OLAP और OLTP के बारे में हमने डिस्कस किया था। वेब माइनिंग ये मैंने डेटा माइनिंग टेक्निक है दोनों के दोनों, ठीक है। हम यूज करते हैं OLAP को, OLAP और OLTP दोनों को हम यूज करते हैं। OLAP पुराने डेटा को एनालिसिस करने के लिए, जो डेटा वेयर हाउसेज के अंदर डेटा रहता है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम OLAP टेक्निक यूज करते हैं। और जो डेली ट्रांजेक्शनल डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए OLTP यूज करते हैं। तो कभी कभार OLTP की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी OLAP की पूछ लेते हैं, कभी दोनों में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज KDD प्रोसेस, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, ठीक है। किस प्रकार से नॉलेज को डिस्कवर किया जाता है। तो मेनली एसोसिएशन रूल माइनिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन करना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है देखो मेंशन एनी 2 टूल्स यूज फॉर वेब यूजेज माइनिंग। वेब यूजेज माइनिंग में मेनली यूज किए जाने वाले कोई भी 2 टूल्स का हमें नाम बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा प्रिपरेटर, ठीक है, जो कि टूल्स का नाम है हमारा सुस्मत का। ये कुछ सॉफ्टवेयर कुछ टूल्स हैं जो कि एनालिसिस के अंदर काम आते है ना। और लिस्ट माइनर और स्पीड ट्रेसर, और इसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं डेटा एनालिसिस टूल्स जिनको हम मेनली माइनिंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस के लिए हम मैटलैब यूज करते हैं, ठीक है। और आपने रैपिड माइनर हम यूज करते हैं। तो इस टाइप के कुछ डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। सेम वैसे ही मेनली हम यूज करते हैं वेब माइनिंग के लिए, है ना, वेब एनालिसिस के लिए। तो टूल्स आप लोग इस टाइप के टूल्स जो है वो नेट पे सर्च कर सकते हो, आपकी कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, किस पर्पज के लिए कौन से टूल्स हम यूज किए करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीजें क्या होती है सिलेबस में मेंशन नहीं होती एक्चुअली, है ना, कि कौन सा टूल। अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं,
तो दैट इज नोट है ना, कोई सिलेबस में इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम सब जानते हैं कि गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, वही ब्राउजर के बारे में हमने पढ़ लिया। ब्राउजर्स कौन कौन से हैं ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमने टूल्स को स्टडी किया है कि किस प्रकार से वेब यूजेज माइनिंग टूल्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाई चांस इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो टूल्स के नाम बताओ, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा कि कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो बहुत सारे टूल्स मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया, वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल 2 टूल्स के नाम बताने, जस्ट नेम बताने, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे टूल्स इसलिए इंक्लूड किए कि टूल्स जो है वो मेनली सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मेंशन किए, ठीक है। देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग टूल्स, पैटर्न डिस्कवरी टूल्स, है ना, अलग अलग मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किए। तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आप देख लेना ये टूल्स को एक बार, है ना। थोड़ा सा हमें इसमें नहीं लिखना है 1 नंबर के क्वेश्चन में, हमें केवल 2 टूल्स के नेम लिखने। नेक्स्ट है डिफाइन वेब क्राउलर, ठीक है। तो वेब क्राउलर के बारे में तो हमने खूब स्टडी किया है। तो वेब क्राउलर को आप डिफाइन कर सकते हो, जितने भी सर्च इंजन है सभी के सभी क्राउलर को यूज करते हैं। व्हाट इज सॉफ्ट बोट? देखो मेनली बोट्स के बारे में आपने सुना होगा, आजकल लगभग वेबसाइट पे चैट बोट्स यूज किए जाते हैं जो कि कस्टमर को या यूजर को क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो उन्हीं चीजों को हम मेनली सॉफ्ट बोट क्या होता है, तो सॉफ्ट बोट का मतलब सॉफ्टवेयर बोट्स, रोबोट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर रोबोट्स। चैट बोट का मतलब ऐसा रोबोट जो चैटिंग कर सके, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर रोबोट। चैट बोट्स भी क्या है, सॉफ्ट बोट्स है, ठीक है। तो सॉफ्ट बोट्स के अंदर अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं, जैसे चैट बोट उसमें से एक वेराइटी, ठीक है। तो उसको हमें डिफाइन करना होता है। सॉफ्ट बोट, सॉफ्टवेयर रोबोट जो कि मेनली कोई भी कुछ भी एनालिसिस करने के लिए या कुछ रिस्पॉन्ड करने के लिए हम यूज में लाते हैं। इसके अलावा देखो व्हाट इज को साइटेशन, है ना। को साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया है खूब सारा, तो उसको हमें डिफाइन करना है यहाँ पे। देन डिफाइन डीप वेब। देखो डीप वेब की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ये। देखो नेटवर्क, जो डायनेमिक नेटवर्क होते हैं, है ना, उसके अंदर जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उनको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डायनेमिक पेजेस जो है वो बार बार चेंज होते हैं। तो वेब माइनिंग में भी हमने डिस्कस किया कि डायनेमिक पेजेस जो है वो मेनली एनालिसिस के अंदर इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनको मैनेज करने के लिए हम मेनली डीप वेब माइनिंग को यूज करते हैं। जैसे मशीन लर्निंग होती है, और मशीन लर्निंग के बाद में उसके अंदर सब एप्लीकेशन होती है डीप लर्निंग। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, है ना। तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि आपने कुछ एग्जांपल्स दे दी, उसके आंसर्स दे दिए, और एक मशीन ने लर्न कर लिया और एक मॉडल तैयार हो गया। डीप लर्निंग का मतलब होता है कि आपने उसको, ठीक है, आपने कुछ एग्जांपल्स दिए और कुछ उसके आंसर्स दिए, आपने उसको लर्न करवा दिया, आपने उसको मेनली मॉडल को प्रिपेयर कर दिया। अब वो मॉडल खुद जो भी सैंपल्स आएंगे उन सैंपल से अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट करता है, दैट इज डीप लर्निंग, है ना। वो पर्टिकुलर एक टाइप के एक जो एंटिटी है उसके मिलियंस ऑफ सैंपल्स, जो भी नया सैंपल्स आता है उसके अकॉर्डिंग उसको सेव करता है, उसके बारे में सीखता है, उसको फीचर में यूज करता है, दैट इज डीप लर्निंग। सेम ऐसा इसके अंदर होता है वेब माइनिंग के अंदर। तो जो भी वेब माइनिंग मेनली स्ट्रेटजीज होती हैं, जो टूल्स होते हैं, तो वो डायनेमिक पेजेस को किस प्रकार से कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डीप वेब यूज करते हैं। देखो इसको मैं एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको।
द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज नॉट डिस्कवरेबल, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब का वो पार्ट जो डिस्कवरेबल नहीं हो, इसमें से डायनेमिक पेजेस सबसे ज्यादा इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। डिस्कवरेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो बार बार चेंज हो जाते हैं। और क्राउलर क्या होता है, पहले से इंडेक्सिंग करके रखता है पेजेस की, तो उसके बेस पे सर्च इंजन जो है वो सर्च करता है। तो अगर वो चेंज हो गया बार बार तो फिर उसको कैप्चर करना मुश्किल होता है, तो नॉट डिस्कवरेबल होते हैं। बाय मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड सर्च इंजन इंक्लूडिंग पासवर्ड प्रोटेक्टेड और डायनेमिक पेजेस एंड इनक्रिप्टेड नेटवर्क, है ना। ये कुछ एग्जांपल है ना। पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो थिंग्स हैं उनको सर्च इंजन कभी नहीं करता, है ना। इसीलिए कहते हैं पासवर्ड बार बार चेंज करते रहना चाहिए, है ना, उसको स्टैटिक नहीं रखना चाहिए। ठीक है। डायनेमिक पेजेस एंड इनक्रिप्टेड नेटवर्क जिनको बाहर के रिसोर्सेज एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो वहां से हम ऑब्वियसली डेटा को नहीं ले सकते। The biggest weakness of the deep web is also its greatest strength. It's really hard to find anything, है ना। यानी डीप लर्निंग कुछ हद तक इन चीजों को डीप वेब जो है वो मैनेज कर लेती है, बट कंप्लीट नहीं कर पाती, है ना। कंप्लीट करना इम्पॉसिबल जैसा ही है लगभग। इवन हो सकता है इन फ्यूचर जो एनपी प्रॉब्लम्स है वो पी प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है, बट फिलहाल के टाइम में ऐसा नहीं है। देन अपने अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू टूल ऑफ एनालाइज वेब सोशल नेटवर्क। तो वेब सोशल नेटवर्क के बारे में हमने खूब स्टडी की है। तो मेनली यहाँ पे आपको दो टूल्स यहाँ पे आपको रखने हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस के, कोई भी दो टूल्स के नेम बताने हैं। इसके अलावा व्हाट इज वेब पेज प्री प्रोसेसिंग। तो वेब पेज प्री प्रोसेसिंग हमने पढ़ा है किस प्रकार से हम टाइम स्लॉट सेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं, देन उन सेशंस को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के देखो टैग्स हम यूज करते हैं, फ्लैग्स यूज करते हैं। एक्सप्लेन एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है ना, 3 मार्क क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा हमें इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, है ना। लगभग 150 वर्ड्स इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मांगे जाते हैं, आई थिंक 150 होगा। वर्ड लिमिट डी भी होती है इसके अंदर, देखो ओके 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स वाले में 50 वर्ड्स है और 1 मार्क्स वाले में 1 लाइन है ना। तो ये 50 वर्ड्स के लिमिट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन रूल माइनिंग को एक्सप्लेन करना है, जो कि हमने डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। देन एक्सप्लेन प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग विद एन एग्जांपल। देखो प्री प्रोसेसिंग 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया, सेम पेपर के अंदर, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया। तो यहाँ भी हमें प्री प्रोसेसिंग को डिफाइन करना है। साथ में पूछ लिया गया पोस्ट प्रूनिंग, यानी प्री प्रोसेस आपने कर लिया, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद जो आपके पास बचता है, जैसे मान लो आपने कुछ इस टाइप से प्रोसेस किया कि ये एक पेज है, देन ये इससे रिलेटेड पेज है, देन ये इससे रिलेटेड पेजेस है, ठीक है। इस टाइप से आपने पेजेस जो है यहाँ पे डिफाइन कर लिए, ठीक है। इस टाइप से आपने बहुत सारे पेजेस जो रिलेटेड पेजेस आपने डिफाइन कर लिए, ठीक है। रिलेटेड पेजेस आपने डिफाइन कर लिए, और रिलेटेड पेजेस में सबसे पहले ये प्री प्रोसेसिंग होगी कि ये जो पेज है वो यहाँ पे इतने रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये दोनों पेजेस जो है, मान लो ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये तो 80% मैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले जो दोनों पेजेस हैं
ये मान लो मैथ तो कर रहे हैं बट 10% ही मैथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, अगर हमें इसको हटाना है इस डेटा के साथ से, तो इसको बोला जाता है पोस्ट ट्रेनिंग, है ना। इसको हम हटा देते हैं, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, है ना। पहले हम क्या करते हैं, जितना डेटा, जैसे बात करते हैं हम, जैसे मान लो आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए, आपने जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा सबको आपने प्री प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब उसमें से आपको केवल क्रिकेट का चाहिए, तो बाकी डेटा को आप क्या कर दोगे, बाकी डेटा को आप डिस्कार्ड कर दोगे, आप प्रून कर दोगे, है ना। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो पोस्ट प्रूनिंग स्टेप्स दे रखे हैं, है ना, कि ये मौसम को लेके कुछ एग्जांपल लिया गया, आउटलुक, सनी, ह्यूमिडिटी, देन हाई, नो, ठीक है। सनी, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो ठीक है, यस है। देन ओवरकास्ट, यस आ जाएगा, ठीक है। देन अगर रेन हो रही है और हवा तेज चल रही है, स्ट्रोंग है, वाइंड अगर स्ट्रोंग है, तो हम यहाँ पे नो मानेंगे, ठीक है। और रेन है और वाइंड अगर कमजोर है तो यस, यानी इस प्रकार के कुछ हम सैंपल्स लेते हैं, है ना। उसके बेस पे हम फिर ट्री को प्रून करते जाते हैं, जो भी नॉन रिलेटेड डेटा होता है। कंपेयर एसोसिएशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन को एसोसिएशन को कंपेयर करना है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे शो किया गया है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से मैंने आंसर्स बड़े डाल दिए कई कई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को पूरा लिखना होता है, ये इसलिए डाल दिए गए क्योंकि मे भी ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं हमेशा 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, है ना। तो एसोसिएशन और क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंस तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्लासिफिकेशन टेक्निक्स अलग अलग दी गई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एसोसिएशन टेक्निक्स भी दी गई है ना। तो ये पूरा डिफरेंसेस शो किया गया। देन नेक्स्ट है व्हाट इज क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, ठीक है। तो क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस भी हमने अपने सिलेबस के अंदर डिस्कस किया है। क्लिक स्ट्रीम का एनालिसिस का मतलब सीधा सा है कि किसी पेज के ऊपर कितने विजिटर्स ने विजिट किया, या किसी पर्टिकुलर हाइपर लिंक को कितने विजिटर्स ने क्लिक किया, जिससे कि हम उस पेज पे पहुंचे, है ना। Write a short description of unstructured data mining techniques, यानी जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसके ऊपर अपने अनसुपरवाइज टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर्ड होता है उनके तो सुपरवाइज टेक्निक्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्स्ट माइनिंग एंड वेब माइनिंग, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शायद वर्ड लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। 4 नंबर के में वर्ड लिमिट हो जाएगी आपकी 150 वर्ड, ठीक है। तो ये टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स यहाँ पे दे रखी है। समराइजेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, कैटेगराइजेशन, विजुअलाइजेशन, क्लस्टरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। और वेब माइनिंग की अगर हम बात करें तो वेब कंटेंट माइनिंग, स्ट्रक्चर माइनिंग एंड यूजेज माइनिंग। ये वेब माइनिंग का चार्ट पूरा दिया गया है, देखो, है ना। कंटेंट, स्ट्रक्चर और वेब यूजेज, तीनों टाइप की माइनिंग के अंदर क्या क्या हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे व्हाट इज के मीन्स क्लस्टरिंग। तो के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमने पूरी विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल एग्जांपल पढ़ी हुई है, तो उसको आप इसमें इम्प्लीमेंट करें। एंड देन नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिलेवेंस फीडबैक इन डिटेल। फीडबैक किस प्रकार से यूजफुल होता है, फीडबैक को हम माइन करके और किस प्रकार से स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं, है ना। ई कॉमर्स कंपनीज कस्टमर्स के फीडबैक को यूज करके किस प्रकार से कस्टमर्स के लिए नए ऑफर्स और नए जो अचीवमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फीडबैक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फीडबैक हमारी कमियों को सुधारने में हेल्प करती है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ब्लाइंड फीडबैक, है ना। व्हाट इज पेज रैंकिंग, ये भी हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस किया था, है ना। डिस्क्राइब एनी वन टेक्निक फॉर पेज रैंकिंग। पेज रैंकिंग के लिए कोई भी एक टेक्निक हमें मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। ओके, देन नेक्स्ट डिस्क्राइब डेटा मॉडलिंग फॉर वेब यूजेज माइनिंग। तो डेटा मॉडलिंग हमने कुछ लेक्चर पहले ही डिस्कस किया था, डेटा मॉडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेनली देखो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बायस एल्गोरिथम, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी, जिसमें आपको आई थिंक वो हाइपोथेसिस वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन से ये तो बड़े क्वेश्चंस में आ गया ना, आई थिंक कितने नंबर का, 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स का है, बायस एल्गोरिथम पूछेंगे तो पूरा बायस को आप बताओ, उसके बाद बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद कोई भी एक एग्जांपल लेके और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल तो आई थिंक मैंने नहीं दिया है ना, मैंने केवल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक इसमें दिया गया। एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाया हुआ है, तो एग्जांपल को आप जरूर इंक्लूड करें। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज सोशल नेटवर्क एनालिसिस, है ना। तो जो फेसबुक वगैरह है, ट्विटर वगैरह, जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं, उनको एनालिसिस करके भी हम मेनली यूजर का इंटरेस्ट जान सकते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड डेटा को मेनली यूज किया जा सकता है उसको सजेस्ट करने के लिए। Explain its application and various techniques applied. Also describe the role of web crawling in it. ठीक है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी, वेब क्राउलर का क्या रोल रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेपर जनरेशन, ठीक है। वेपर इंडेक्शन, वेपर जनरेशन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेटा माइनिंग ए थ्रेट टू प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी डिस्कस। देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये मेनली वेब माइनिंग से ना पूछकर डेटा माइनिंग से पूछ लिया गया, है ना। क्यों पूछ लिया गया, देखो ऐसा मानकर चला जाता है कि अगर आप वेब माइनिंग पढ़ रहे हो इट मीन्स आपने डेटा माइनिंग पढ़ रखी है, ठीक है। एक्चुअली ये आपके सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा माइनिंग के अंदर जो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली तो देखो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मेनली आपको ऑप्शन में मिलते हैं,
नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन में मिलता है, जैसे ये आप देख रहे हो, है ना, ये यही वाला क्वेश्चन है। इन डेटा माइनिंग ए थ्रेट टू प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो ये मेनली वेपर जनरेशन के और में है, ऑप्शन में है, बट फिर भी थोड़ा सा क्या है कि एक दो पेपर देखने से आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से हटके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सा है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, टोटल थ्योरिटिकल है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ माइनिंग मल्टीमीडिया डेटाबेस, दैट इज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस, है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से बाहर आया हुआ है। ये फिफ्थ का बी जो है, दोनों पार्ट ही आपके बाहर से। मल्टीमीडिया डेटाबेस हमारे सिलेबस के अंदर कहीं मेंशन नहीं, ठीक है। तो मेनली मल्टीमीडिया डेटाबेस की थोड़ी सी आपको जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। माइनिंग टेक्निक्स तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो डेटा माइनिंग टेक्निक आप यूज करते हो, बट मल्टीमीडिया डेटाबेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्शन में आते हैं, बट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है हमें। तो ये दो क्वेश्चंस आपको सिलेबस से हट के तैयार करने होंगे, जो कि मैंने सॉल्यूशन के अंदर मैंने आंसर्स इनके डाले हुए हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। 2018 का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। सर इस बार पेपर पैटर्न वगैरह चेंज नहीं हुआ क्या कुछ? देखो, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है पेपर पैटर्न चेंज करने की, तो जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम इसी को मानकर चलेंगे। ओके सर। है ना? गाइडलाइन वैसे पैटर्न कुछ भी हो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही क्वेश्चन है, या तो उसको छोटा क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं या उसको पूरा एक्सप्लेन करवा लेते हैं। तो मेनली चेंज कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर सेम ही रहता है, डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है ना। तो आप तो हर एक जो टॉपिक है उसको विद एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा फिर कि आपको वो बड़े क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या छोटे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पैटर्न का कोई खास वो नहीं रहता, रोल नहीं रहता ना। तो ये पीडीएफ मैं आज गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना।